वेलकम दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी यूट्यूब चैनल में। तो आज का जो लेक्चर होने वाला है वो आपके ऑल डिफेंस एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट लेक्चर है, जिसमें अपन बात करेंगे फिजिक्स के कुछ ऐसे क्वेश्चंस के बारे में जो आपके एग्ज़ाम में अक्सर पूछे जाते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आज के क्वेश्चंस को अपन देखते हैं। आज के सेशन का जो फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे रखा है। क्वेश्चन दे रखा है, यदि एक डोरी की कंपन आवृत्ति दोगुनी हो जाए तो डोरी में तनाव होगा आधा, हाफ, 2 गुना, 3 गुना या फिर 4 गुना। तो सबसे इनमें जो रिलेशन होता है आपकी फ्रीक्वेंसी और जो तनाव होता है टेंशन, इनमें जो रिलेशन होता है वो क्या होता है? फ्रीक्वेंसी समानुपाती किसके होती है? टेंशन के अंडर रूट के। यहाँ से क्वेश्चन कैसे बनता है? V1 अपॉन में यानी आपका आवर्ती 1 अपॉन में आवर्ती 2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? अंडर रूट ऑफ T1 अपॉन में T2 हो जाएगा। यहाँ से क्वेश्चन बन जाएगा। कैसे बनता है मैं आपको बता देता हूँ। जैसे आपको बोलेगा टेंशन का जो रेशियो दे रखा है वो आपको क्या दे रखा है? 1:9 दे रखा है। तो आवर्तियों का जो रेशियो होगा वो क्या होगा? तो आवर्तियों का जो रेशियो होगा वो क्या होगा? 1/3 होगा। टोटल चीज़ों को नोट कर लीजिए। अब यहाँ से अपन बात करते हैं, आपको रिलेशन दे रखा है V समानुपाती अंडर रूट टी। अब बोला जा रहा है कि यहाँ से आवर्ती को दोगुना करना है। यदि आवर्ती को दोगुना करते हैं तो जो टेंशन होगा उसका मान क्या होगा? दोनों का अपन क्या कर देंगे? स्क्वायर कर देंगे। तो यहाँ से 4 हो जाएगा, 4 समानुपाती टी हो जाएगा। राइट आंसर आपका डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? टेंशन 4 गुना हो जाएगा। इसी प्रकार से आवर्ती में एक और आपका संबंध आता है, क्या आता है? आवर्ती समानुपाती होता है 1 अपॉन में अंडर रूट एम के। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? V1 अपॉन में V2 बराबर अंडर रूट ऑफ M2 अपॉन में M1 हो जाएगा। इसे आपको नोट कर लेना है। तो ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं, तो सभी क्वेश्चंस को आपको नोट करना है। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। अगला क्वेश्चन आपको क्या दिया हुआ है? डोपलर प्रभाव किसके लिए सत्य है? तुरंत आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि जो डोपलर प्रभाव होता है वो किसके लिए सत्य है। केवल ध्वनि तरंगों के लिए, केवल प्रकाश तरंगों के लिए, केवल ध्वनि एवं प्रकाश तरंगों के लिए, या फिर नैनोदिश? तो सबसे पहले जो साउंड होता है आपका साउंड, ये किस साउंड का जो वैल्यू होता है, सॉरी जो साउंड होता है वो किस में मैक्सिमम होता है? जो साउंड होता है वो सॉलिड में मैक्सिमम होता है। नोट कर लीजिए, ट्रिक हो जाएगी। साउंड का जो वर्ड होता है फर्स्ट एस से होता है, सॉलिड का वर्ड भी एस से स्टार्ट होता है। तो साउंड यानी ध्वनि का मान अधिकतम किस में होता है? सॉलिड में होता है, ठोस में होता है। डोपलर प्रभाव किसके लिए सत्य होता है? ध्वनि एवं प्रकाश तरंगों दोनों के लिए क्या होता है? डोपलर प्रभाव सत्य होता है। नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है? अगले क्वेश्चन को देखिए। ध्वनि तरंगों के अध्यारोपण से निम्न में से कौन सी घटनाएं नहीं होती है? विस्पंदन, व्यतिकरण, विवर्तन या फिर अप्रगामी तरंगे? तो जो ध्वनि तरंगे होती है इनके अध्यारोपण से निम्न घटनाएं नहीं होती है। कौन सी घटना नहीं होती है? वो नहीं होती है आपकी विवर्तन घटना नहीं होती है। व्यतिकरण के कारण क्या होता है? साबुन का जो बुलबुला होता है या फिर पानी का जो बुलबुला होता है वो क्या दिखाई देता है? चमकीला या फिर क्या दिखाई देता है? रंगीन दिखाई देता है। दोनों चीज़ों को आपको नोट कर लेना है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? 4th नंबर का क्वेश्चन। अनुदैर्ध्य तरंग का संचरण किसमें होता है? केवल सॉलिड में, केवल गैस में, ठोस या फिर द्रव, ठोस, द्रव, गैस, तीनों में? तो जो आपकी अनुदैर्ध्य तरंगें होती है, एक तो आपकी होती है ट्रांसफॉर्मल वेव होती है और एक आपकी कौन सी होती है? लॉन्गिट्यूडनल वेव होती है। तो अनुदैर्ध्य तरंग का जो संचरण होता है वो किसमें होता है? तो सबसे पहले मैं बता देता हूँ, अनुदैर्ध्य तरंगों का संचरण होता है ठोस, द्रव, गैस तीनों में होता है, अर्थात सॉलिड, लिक्विड और आपके गैस में। इसी प्रकार से बात करते हैं अनुप्रस्थ तरंग का, बताना है अनुप्रस्थ तरंग का संचरण किस में होता है? तो अनुप्रस्थ तरंग का संचरण केवल किस में होता है? ठोस में होता है, जो आपको ए ऑप्शन दे रखा है। तो यहाँ से 3 क्वेश्चन बन जाते हैं। तीनों क्वेश्चंस के बारे में अपन ने बात कर ली है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है? तरंग गति में कण के महत्तम विस्थापन को क्या कहा जाता है? सबसे पहले क्या होती है? तरंग की गति होती है। क्या होती है? तरंग की गति। अब तरंग की गति होती है, उसमें जो क्या होता है? महत्तम विस्थापन होता है। क्या होता है? महत्तम विस्थापन होता है। यानी वाई मैक्सिमम जो होता है वो किसके इक्वल होता है? वो ए के इक्वल होता है। इसे आपको तुरंत नोट कर लेना है, क्योंकि यहाँ से वाई मैक्सिमम किसके इक्वल होगा? ए के इक्वल होगा। इसी प्रकार से आपका वी मैक्सिमम जो होता है वो किसके इक्वल होता है? ओमेगा ए के इक्वल होता है। ए मैक्सिमम जो होता है वो किसके इक्वल होता है? ओमेगा स्क्वायर ए के इक्वल होता है। ऐसे आपके तीनों क्वेश्चंस बन जाते हैं। रेशियो के भी सवाल बन जाएंगे। यहाँ से वी मैक्सिमम अपॉन में ए मैक्सिमम का जो रेशियो होगा वो क्या होगा? वो आपका बचेगा। यहाँ से क्या बचेगा? ओमेगा से ओमेगा चले जाएगा तो ओमेगा बचेगा। इस प्रकार से आपके क्वेश्चंस बन जाते हैं। लेकिन क्वेश्चन आपका क्या था? महत्तम जो विस्थापन होता है वो किसके इक्वल होता है? एम्पलीट्यूड आयाम के, वेवलेंथ तरंगदैर्घ्य के, कला फेज के, आवर्ती फ्रीक्वेंसी के।
तो इसमें जो महत्तम जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता है वो आयाम के समानुपाती होता है। तुरंत नोट कर लीजिए, राइट आंसर ए ऑप्शन दिया हुआ है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन काफ़ी बेहतरीन क्वेश्चन दे रखा है, ये आपके सभी एग्जाम्स में आया हुआ है, आपके एनडीए में भी आया हुआ है, एयरफोर्स में आया हुआ है, नेवी, एसएससी, आपकी ऑल एग्जाम्स में पूछा गया है। तो इसको नोट करना है। क्वेश्चन बोल रहा है कि एक रेफ्रिजरेटर को चालू करके उसका दरवाज़ा खोलकर उसे एक बंद कमरे में रख दिया जाता है, तो कमरे का जो ताप होगा वो क्या होगा, इंक्रीज, डिक्रीज या फिर नन ऑफ दी, सॉरी आपका नो चेंज या फिर नन ऑफ दिस। आपको एक बंद कमरा दे रखा है, इस बंद कमरे में एक क्या है, रेफ्रिजरेटर है, इसका गेट क्या कर दिया जाता है, खोल दिया जाता है। तो मैं आपको बता दूं जो रेफ्रिजरेटर होता है उसका कार्य क्या होता है, वो क्या करता है, अंदर से जो हीट होती है उसको बाहर निकालता है और अंदर का जो एरिया होता है उसे क्या रखता है, ठंडा रखता है। तो अंदर की हीट को बाहर निकालेगा तो कमरे में क्या हो जाएगी, हीट ही हीट हो जाएगी, जिसके कारण जो कमरे का टेम्परेचर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, अर्थात बढ़ जाएगा। तो राइट आंसर यहाँ से ए ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखिए जो 7 नंबर का क्वेश्चन दे रखा है। थर्मोडाइनेमिक का जो फर्स्ट लॉ होता है वो किसके कंजर्वेशन पर आधारित है, एनर्जी कंजर्वेशन, टेम्परेचर कंजर्वेशन, मोल ऑफ, यानी आपको दे रखा है नंबर ऑफ मोल कंजर्वेशन, या फिर आपको दे रखा है अणुओं की संख्या, मोलिक्यूल्स ऑफ कंजर्वेशन। बात करते हैं जो थर्मोडाइनेमिक का जो फर्स्ट लॉ होता है वो किस पे नियम पर आधारित होता है, ऊर्जा संरक्षण के नियम पर आधारित होता है। ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या होता है आपका, जिसके कारण ऊर्जा न तो उत्पन्न होती है ना ही नष्ट होती है। ऊष्मागतिकी का शून्यांकी नियम किस पर आधारित है, ये भी आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ऊष्मागतिकी का जो शून्यांकी नियम है, तो जो ऊष्मागतिकी का जो शून्यांकी नियम होता है वो टेम्परेचर पर आधारित होता है। किस पर आधारित होता है, टेम्परेचर पर आधारित है, नोट कर लीजिए। अगला बात करते हैं, प्रकाश कौन सी तरंग है बताना है। तो प्रकाश जो होती है वो कौन सी तरंग होती है, अनुप्रस्थ तरंग होती है। कौन सी तरंग होती है, अनुप्रस्थ तरंग। बात करते हैं ध्वनि कौन सी तरंग होती है, ध्वनि कौन सी तरंग होती है, अनुदैर्घ्य तरंग होती है, नोट कर लीजिए, ध्वनि अनुदैर्घ्य तरंग होती है। रेडियो सक्रियता की इकाई क्या होती है, तो रेडियो सक्रियता की जो इकाई होती है वो क्या होती है, क्यूरी होती है, इसे भी नोट कर लीजिए। तीनों क्वेश्चन काफ़ी बेहतरीन क्वेश्चन है जो आपके ऑल एग्जाम्स में आते हैं, एसएससी में भी आया हुआ है, एनडीए में भी काफ़ी बार पूछा गया है, एयरफोर्स में भी पूछा गया है, यानी आपके ऑल एग्जाम्स में ये तीनों क्वेश्चन काफ़ी बार पूछे जाते हैं। तो नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन दे रखा है जो आपका बायोलॉजी का क्वेश्चन है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे भी देखना है। द्रवित संयोजी उत्तक का उदाहरण है, इनमें से द्रवित संयोजी उत्तक का जो उदाहरण है वह कौन सा है, ब्लड है। कौन सा है, ब्लड, नोट कर लीजिए। ब्लड जो होता है वो आपके द्रवित संयोजी उत्तक का उदाहरण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है 8 नंबर का क्वेश्चन, इसे देखिए। बैटरी में प्रयुक्त सूखे सेल में ऊर्जा संचरित होती है, रासायनिक ऊर्जा के रूप में, विद्युत ऊर्जा के रूप में, यांत्रिक ऊर्जा के रूप में, या फिर प्रकाश ऊर्जा के रूप में। तो आपकी जो बैटरी होती है इसमें प्रयुक्त जो सूखा सेल होता है इसमें जो ऊर्जा होती है वो किसके रूप में संचित होती है, रासायनिक ऊर्जा के रूप में संचित होती है। बात करते हैं आपका जो संधारित्र होता है, संधारित्र अपने में से एसी करंट को ही गुजरने देता है, डीसी करंट को नहीं गुजरने देता है। तो नोट कर लेना, संधारित्र अपने में से एसी करंट को ही गुजरने देता है, डीसी करंट को नहीं गुजरने देता है। डीसी करंट को क्यों नहीं गुजरने देता है, क्योंकि डीसी करंट में क्या होता है, एक्सएल बराबर एक्ससी हो जाता है, जिसके कारण सबसे पहले मैं आपको बता दूं यहाँ से जो डीसी करंट होता है इसकी जो फ्रिक्वेंसी होती है वो क्या होती है, डायरेक्ट अनंत होती है। बस आपको इतना याद रखना है। अगले क्वेश्चन को देखिए। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है, स्वतंत्रता पूर्व गिरती हुई वस्तु की गतिज ऊर्जा का मान नियत रहता है, बढ़ता है, घटता है, या फिर शून्य हो जाता है। आपको पता है यदि कोई वस्तु अपन v वेग से a पॉइंट पे फेंकते हैं तो वो a पॉइंट से यदि b पॉइंट पे आती है, यदि b से a पॉइंट पर v वेलोसिटी से जाती है तो a से b पॉइंट पर आने में वो 2v वेलोसिटी से आती है, अर्थात दोगुने वेलोसिटी से आती है। तो गतिज ऊर्जा का मान क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है जब क्या होती है, वस्तु ऊपर से नीचे की तरफ गिरती है। तो गतिज ऊर्जा क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। राइट आंसर बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन दे रखा है, यदि दो पिंडों के मध्य दूरी दुगुनी कर दे तो इनके मध्य गुरुत्वाकर्षण बल पहले की अपेक्षा आधा होगा, दुगुना होगा, 4 गुना होगा, या फिर 1/4 होगा। अब बात करते हैं यहाँ से क्वेश्चन कैसे बनता है। स्मॉल जो कैपिटल जी होता है इसका फॉर्मूला होता है F(m1)F2 अपॉन में क्या होता है, r², अर्थात जो जी होगा वो समानुपाती होगा 1 में r² के। बोला जा रहा है ऐसे मध्य दूरी को दोगुना करते हैं तो जी समानुपाती क्या हो जाएगा, 1/2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4 होता है, तो 1/4, अर्थात जो गुरुत्वीय त्वरण होगा, गुरुत्वाकर्षण बल होगा वो क्या हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। राइट आंसर डी ऑप्शन यहाँ पे दे रखा है। अगले क्वेश्चन को देखिए। आपका अगला क्वेश्चन दे रखा है,
1 मीटर किसके तुल्य होता है? सबसे पहले जो 1 एंगस्ट्रॉन होता है वो किसके इक्वल होता है? 10⁻⁻10 मीटर के इक्वल होता है। ये ऑप्शन आपको दे रखा है 10⁻10 एंगस्ट्रॉन दे रखा है। बात करते हैं 10⁻10, तो ऐसे कैसे लिख देंगे? एंगस्ट्रॉन की वैल्यू क्या हो जाएगी? 10⁻−10 हो जाएगी। टोटल इसको सोल्व करते हैं तो 10⁻0 हो जाएगा। 10⁻0 का मान क्या होता है? 1, अर्थात 1 मीटर इक्वल किसके हो जाएगा? 10⁻10 एंगस्ट्रॉन के। राइट आंसर आपको ए ऑप्शन दे रखा है, नोट कर लीजिए। इससे पहले बात करते हैं आपका क्या होता है? परमाणु होता है। परमाणु का आकार कितना होता है? 10⁻⁻ क्या होता है? 10 मीटर होता है। नाभिक का जो आकार होता है वो क्या होता है? 10⁻−15 मीटर होता है। 10⁻10 मीटर को अपन लिख सकते हैं 1 एंगस्ट्रॉन, 10⁻−15 मीटर को लिख सकते हैं अपन 1 फर्मी। तो दोनों क्वेश्चंस को आपको नोट कर लेना है। अगले क्वेश्चन को देखिए। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है? पानी से भरी टंकी अधिकतम दाब कब अनुभव करती है? ऊपरी भाग पर, मध्य भाग पर, पेंदे पर, या फिर नन ऑफ दिस। तो जो पानी से भरी जो टंकी होती है वो अधिकतम दाब कहाँ पर अनुभव करती है? पेंदे पर अनुभव करती है, अर्थात आपको यहाँ पर राइट आंसर सी ऑप्शन दे रखा है। जो पेंदा होता है उस पर क्या होता है? अधिकतम दाब होता है। कलर्स का जो ऑर्डर होता है वो क्या होता है? विबज्योर होता है। वोयलेट का वेवलेंथ कम होता है। रेड कलर का वेवलेंथ क्या होता है? सबसे ज़्यादा होता है। नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन दे रखा है किलोवाट घंटा किसका मात्रक होता है? विद्युत धारा का, शक्ति का, ऊर्जा का, या फिर विद्युत आवेश का। तो जो किलोवाट घंटा होता है वो किसका मात्रक होता है? ऊर्जा का मात्रक होता है। राइट आंसर यहाँ से सी ऑप्शन आपको दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन देखिए। पृथ्वी के कृत्रिम उपग्रह में बैठे यात्री का भार होगा, आपको बताना है कि उसका द्रव्यमान शून्य होगा, उसका भार शून्य होगा, या फिर भार अनंत होगा, या फिर नन ऑफ दिस। तो जो कृत्रिम उपग्रह होता है इसमें कोई ये व्यक्ति बैठा हुआ होता है तो उसका भार हमेशा क्या होता है? शून्य होता है। जो आपको राइट आंसर यहाँ से क्या दे रखा है? बी ऑप्शन दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? शुष्क सेल में विद्युत धारा होती है। सबसे पहले आपके जो घर होते हैं, हाउस, उनमें जो धारा होती है वो कौन से क्रम में आती है? समांतर क्रम में आती है। नोट कर लीजिए। शुष्क सेल में जो इलेक्ट्रिक करंट होता है वो किस में होता है? डीसी, एसी दोनों, या फिर नन ऑफ दिस। तो जो शुष्क सेल होता है उसमें डीसी में होता है। आपने देखा होगा कि जो चार्जिंग का जो ट्रांसफार्मर होता है वो क्या करता है? एसी को डीसी में कन्वर्ट कर देता है, अर्थात 4 से 5 वोल्ट में कन्वर्ट कर देता है। ये क्या होता है? डीसी का क्या होता है? सॉरी, ट्रांसफार्मर का कार्य होता है। ट्रांसफार्मर में जो द्विकुंडलियाँ होती है वो किसके सिद्धांत पर कार्य करता है? ये अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। कौन? ट्रांसफार्मर। यहाँ से भी क्वेश्चन आ जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए। निम्न रंग के प्रकाश का वेग पानी में न्यूनतम होता है? पीले रंग का, हरे रंग का, बैंगनी रंग का, या फिर लाल रंग का। तो जो बैंगनी रंग होता है इसका जो पानी में क्या होता है? वेग न्यूनतम होता है। तो सभी क्वेश्चंस के बारे में अपन ने बात कर ली है। आज के क्वेश्चंस के बारे में अपन ने बात की है जो आपके काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। तो आज की क्लास को अपन यहीं पे एंड करते हैं। अभी तक जिन बच्चों ने आज के सेशन को लाइक नहीं किया तो दबा के लाइक कीजिए, सेशन को दबाकर शेयर कीजिए। अभी तक जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, उसे भी आपको ज्वाइन करना है। टेलीग्राम चैनल पे क्या होता है? जो पीडीएफ होती है वो आपको मिल जाती है। अब आपका क्या होता है? जैसे आपका जो फुल सपोर्ट होगा, अर्थात फुल सपोर्ट का मतलब होता है कि जो बच्चे अधिक वीडियो को लाइक करेंगे, अधिक वीडियो को शेयर करेंगे, उन्हीं अनुसार आपके लिए एनडीए के लिए या फिर आपके ओल्ड डिफेंस एग्ज़ाम्स के लिए जो भी आपकी फिजिक्स की क्लासेस, जीके की क्लासेस होगी वो लगाई जाएगी। तो आपका सपोर्ट होना चाहिए। ये सपोर्ट ही होता है जो हमें मोटिवेट करता है आपके लिए अच्छे अच्छे क्वेश्चंस की क्लास लाने के लिए। तो अपन कल मिलते हैं ऐसे बेहतरीन सेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।